हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका अकबर पल्स के रैपिड फायर न्यूज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में। मैं हूं कृतिका मल्होत्रा और आज 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और देशभक्ति का सबसे बड़ा त्योहार है। 15 अगस्त शुक्रवार, तिरंगे की शान, शौर्य के अरमान और आजादी की गूंज के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रैपिड फायर न्यूज। हर बड़ी खबर सिर्फ कुछ सेकंड में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें आधिकारिक वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे जिंदा हैं। उन्होंने इस अनुभव पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिंदगी में कई दिलचस्प अनुभव मिले, लेकिन मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका पहली बार मिला। राहुल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और चुनाव आयोग पर तंज कसा। खबर निकल कर आ रही है बिहार से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। बिहार की वोटर लिस्ट से चेसिड नाम हटाए गए हैं और अब कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। साथ ही हटाने का कारण भी बताया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि वोटर अधिकार राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपना नाम चेक करने की सुविधा होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों हटाए गए? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कुछ और? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। भाजपा ने अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कन्नौज और मैनपुरी लोकसभा सीटों, जहां 2024 में अखिलेश और डिम्पल जीते थे, में धांधली हुई। इसी तरह आरोप स्टालिन की सीट कोलाथुर पर भी लगे। भाजपा ने राहुल गांधी समेत कई इंडी गठबंधन नेताओं को भी इन आरोपों के घेरे में लिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या वाकई चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच वोट चोरी को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 1 पर्सन 1 वोट का कानून 1951 से लागू है और बिना सबूत दिए पूरे वोटर और चुनाव कर्मचारियों को बदनाम करना गलत है। आयोग ने राहुल गांधी से सबूत और शपथ पत्र मांगा है, जबकि राहुल का दावा है कि ये वही डेटा है जो आयोग का खुद का है। अब सवाल ये है कि क्या ये आरोप चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं या फिर सचमुच गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? केरल के त्रिशूर से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। उनका दावा है कि ये पूरा खेल भाजपा और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के दबाव में हुआ है। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि त्रिशूर में मतदाता सूची से छेड़छाड़ लोकतंत्र की हत्या है। सीपीआई ने इस मुद्दे पर 16 अगस्त को विशाल मार्च निकालने का ऐलान किया है। सवाल उठता है, क्या वाकई वोटर लिस्ट में धांधली हुई है या ये सिर्फ राजनीति का नया हथकंडा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। प्रयागराज से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी की विधायक पूनम पाल ने विधानसभा में भावुक होकर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उनके पति और पूर्व विधायक राजू पाल के कातिल अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था, तब मुख्यमंत्री ने उन्हें इंसाफ दिलाया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों का अंत किया और प्रदेश में भरोसे का माहौल बनाया। आपका क्या मानना है? क्या यूपी में माफिया राज का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? धर्मस्थल मास बरियल केस ने पूरे देश को हिला दिया है। एक विसल ब्लोअर ने खुलासा किया कि उसने खुद 70-80 शव दफनाए, जिनमें महिलाओं और बच्चों के शव भी शामिल थे। दावा है कि ये सब मंदिर प्रशासन के इशारे पर हुआ और 2 दशक तक शव जंगलों और सुनसान जगहों पर गाड़े जाते रहे, बिना किसी दस्तावेज या सरकारी अनुमति के। अब एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अब तक केवल एक जगह से हड्डियां मिली हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस केस की सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। खबर निकल कर आ रही है बेंगलोर से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप और उनकी करीबी मित्र पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द कर दी है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब इन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला पिछले साल जून 2024 में हुई रेणुका स्वामी की निर्मम हत्या से जुड़ा है, जिसमें दर्शन समेत कई आरोपी शामिल थे। कोर्ट का कहना है कि इतने गंभीर अपराध में बेल पर बाहर रहना न्याय के साथ खिलवाड़ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस केस में आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा
खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते समय पहलगाम आतंकी हमले जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याद दिलाया कि 2023 में उसने आदेश दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द राज्य का दर्जा लौटाया जाए। हालांकि चुनाव 2024 में हो चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकी घटनाओं के बीच सुरक्षा पहले होनी चाहिए या राजनीतिक दबाव में जल्दबाजी से फैसला लिया जाए? आप क्या सोचते हैं? भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना और नेतृत्व ने अपनी जंग भड़काऊ भाषा और धमकियां जारी रखी तो इसके दर्दनाक नतीजे भुगतने होंगे। दरअसल पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने गुजरात की जामनगर रिफाइनरी तक को निशाना बनाने की धमकी दी थी। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत विरोधी बयानबाजी करके सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपा रहा है। आप सोचते हैं पाकिस्तान की ये धमकियां भारत को डराने में कभी सफल हो सकती है? कमेंट करके बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बुरी तरह हारे इस्लामाबाद ने अब चीन की तर्ज पर नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये फोर्स मिसाइलों और नई टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हकीकत ये है कि भारत की ताकत और जवाबी कार्रवाई से डरे पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर का कर्ज लेकर हथियारों की खरीद पर मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या भूखे पेट पाकिस्तान अपनी जनता को रोटी देगा या और हथियार खरीदेगा? आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की ये हड़बड़ी भारत के लिए खतरा है या उसकी बर्बादी की शुरुआत? खबर निकल कर आ रही है विदेश मंत्रालय से, जहां भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत को सिंधु जल संधि पर कोई अधिकार नहीं है। भारत का कहना है कि उसने कभी भी इस कोर्ट की वैधता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसका फैसला मान्य नहीं है। दरअसल हाल ही में इस अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों पर फेस बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं में संधि का पालन करना होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेकर भारत पर दबाव क्यों बनाता है और क्या भारत को अपनी रणनीति और सख्त करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? अमेरिका ने भारत को साफ चेतावनी दी है। अगर ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता विफल रही तो भारत पर और भी कड़े प्रतिबंध व भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अभी तक अमेरिकी प्रशासन भारतीय आयात पर 50% तक टैक्स लगा चुका है और रूस से तेल व हथियार खरीदने पर आपत्ति जता रहा है। भारत ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है और साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से आयात करना जरूरी है। सवाल ये है, क्या अमेरिका का दबाव भारत की संप्रभु नीतियों को बदल पाएगा? भारत के निर्यात पर ट्रंप के 50% टैरिफ का बड़ा असर दिख रहा है। आईसीरियर की रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 70% एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। इसमें सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं टेक्सटाइल्स, जेम्स ज्वेलरी और श्रिम्प निर्यातक। रिपोर्ट ने सरकार से मांग की है कि इन सेक्टर्स को तुरंत राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से कहा है कि वो अपने शॉर्टलिस्ट किए गए नाम अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को सौंपे ताकि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर की खोज कमेटी बनाई जा सके। कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार और राज्यपाल दोनों के नामों में से 4 सदस्य चुने जाएंगे, जबकि 5वां नाम यूजीसी देगा। ये मामला अब 18 अगस्त को सुना जाएगा। अहम सवाल ये है कि शिक्षा पर केंद्र और राज्य की खींचतान छात्रों और संस्थानों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आपकी राय में वाइस चांसलर चयन की ताकत राज्य के हाथ में होनी चाहिए या राज्यपाल के पास? सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर इन्हें हिरासत में नहीं लिया गया तो ये लोग गायब हो जाएंगे। अदालत ने साफ किया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, राज्यों को अधिकार है कि वे संदिग्ध लोगों को डिटेन करें। कोर्ट ने केंद्र और 9 राज्यों से जवाब मांगा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि असली नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यही है, क्या ढीली नीति घुसपैठ को बढ़ावा देगी या सख्ती ही देश की सुरक्षा का हल है? खबर निकल कर आ रही है भारत चीन सीमा से, जहां दोनों देशों के बीच 2020 से रुका हुआ बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने पर बातचीत चल रही है। मसाले, कालीन, लकड़ी का सामान और औषधीय पौधों जैसे लोकल प्रोडक्ट्स के व्यापार की संभावना पर चर्चा हो रही है। ये कदम रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में माना जा रहा है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब गलवान घाटी की झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे।
सवाल ये है कि क्या चीन पर भरोसा करके सीमा पर व्यापार फिर से शुरू करना भारत के हित में है या हमें अब भी सतर्क रहना चाहिए? आपकी राय क्या है? खबर निकलकर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को मांस विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पहले आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर केडीएमसी कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की थी और अब डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अजीत पवार का कहना है कि इस तरह के बैन आमतौर पर आस्था आधारित त्योहारों जैसे आषाढ़ी एकादशी, महाशिवरात्रि या महावीर जयंती पर लगाए जाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या महाराष्ट्र दिवस पर ऐसा करना उचित नहीं है। वहीं आदित्य ठाकरे ने तीखे शब्दों में कहा कि हमारे घर में तो नवरात्रि का प्रसाद भी झींगे और मछली से बनता है। हिंदू धर्म की परंपरा को जबरन शाकाहार तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या खाना है, ये नागरिकों की अपनी पसंद है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय पर्वों पर मांस बिक्री पर रोक लगाना वाकई परंपरा और आस्था का सम्मान है या फिर ये नागरिकों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने जैसा है? आपकी राय क्या है? खबर निकलकर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां जनसेना पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बंटवारे की दर्दनाक कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि पड़ोसी भी कभी दुश्मन बन सकते हैं। पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज नया भारत सतर्क, जिम्मेदार और मजबूत हो रहा है। उनका कहना है कि इस दिन की स्मृति हमें भारत की अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहने का संकल्प दिलाती है। क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को भी विभाजन की सच्चाई पढ़ाई जानी चाहिए? बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और सांसद हेमा मालिनी ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान में पूरे जोश के साथ भाग लें। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और राष्ट्र के प्रति निष्ठा दोहराने का अवसर है। हेमा मालिनी ने ट्वीट कर लिखा, आइए राष्ट्रवाद का उत्सव मनाएं और संकल्प लें कि भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हुआ था और अब अपने चौथे साल में है। इस बार पूरे देश में 5 लाख से अधिक युवा स्वयंसेवक घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे केवल अभियान नहीं बल्कि भावनात्मक आंदोलन बताया है, जो 140 करोड़ भारतीयों को तिरंगे के रंगों के नीचे एकजुट करता है। तो क्या आप भी तिरंगा सजाने के लिए तैयार हैं? इस स्वतंत्रता दिवस पर देश के लिए गर्व की खबर है। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को 1090 वीर जवानों और अधिकारियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 233 गैलेंट्री मेडल, 99 प्रेसिडेंट्स मेडल और 748 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं। सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल जम्मू कश्मीर के वीरों को दिए जा रहे हैं। उसके बाद सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों का नाम है। ये सम्मान सिर्फ मेडल नहीं बल्कि देश की मिट्टी के लिए जान जोखिम में डालने वालों के साहस का प्रमाण है। सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे वीरों की कहानियां स्कूलों में भी पढ़ाई जानी चाहिए? आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर। जगन मोहन रेड्डी की पारिवारिक गढ़ मानी जाने वाली पुलिवेंदुला सीट पर पहली बार वाईएसआरसीपी को करारी शिकस्त मिली। टीडीपी की लता रेड्डी ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि वाईएसआरसीपी प्रत्याशी तो जमानत तक गवा बैठे। 3 दशक बाद इस सीट पर चुनाव हुए और जनता ने वाईएसआरसीपी को नकार दिया। टीडीपी ने इसे स्वतंत्रता दिवस से पहले की असली आजादी बताया। आपको क्या लगता है, क्या ये नतीजे 2029 विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी बदल देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को अगले 3 दिन पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने मेडक, संगारेड्डी और विकाराबाद जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने राहत कार्यों के लिए हर जिले को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं और छुट्टी पर गए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार इस आपदा को संभालने में सफल रहेगी?
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ जिले में भीषण बादल फटने से 38 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा मचैल माता यात्रा के दौरान हुआ, जब अचानक आए सैलाब ने लंगर और आसपास की बस्तियों को तबाह कर दिया। एनडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ से सैकड़ों सड़कें बंद हो गईं। सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसी त्रासदियों का सामना करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है। कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति में दर्जनों गांव प्रभावित हुए, पुल बह गए और 323 सड़कें बंद हो गईं। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा और पानी घरों दुकानों में घुस गया। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई इलाकों को खाली कराया। राहत की बात है कि अब तक बड़े पैमाने पर जनहानि नहीं हुई। आपको क्या लगता है, क्या बार बार हो रही ये प्राकृतिक आपदाएं हमें जलवायु परिवर्तन पर गंभीर कदम उठाने का संकेत नहीं देती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जहां मूसलाधार बारिश ने शहर को थाम कर रख दिया है। एपीएस कॉलोनी में एक BMW कार घुटनों तक भरे पानी में फंस गई और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। वहीं रिंग रोड समेत कई हिस्सों में घंटों तक जाम लगा रहा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। सवाल ये उठता है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर साल बारिश आते ही हालात बदतर क्यों हो जाते हैं? आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइए। खबर निकल कर आ रही है चेन्नई से, जहां सफाई कर्मियों का 13 दिन से जारी आंदोलन देर रात पुलिस कार्रवाई के बाद हटा दिया गया। रिपन बिल्डिंग के सामने बैठे करीब 600 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाकर 15 बसों में भरकर शहर के अलग अलग मैरिज हॉल्स में भेज दिया। ये सफाई कर्मी चेन्नई निगम के निजीकरण के खिलाफ और नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री MK स्टालिन खुद हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मजदूर संगठन का आरोप है कि चुनाव से पहले सरकार ने इन्हें स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन अब निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है। इधर मेयर R प्रिया ने सफाई कर्मियों से अपील की है कि वे निजी कंपनी रामकी एनवायरो से जुड़कर काम शुरू करें, तभी वेतन और सुविधाओं की गारंटी मिल पाएगी। तो सवाल यही है, क्या मजदूरों की मांग जायज है या फिर सरकार का निजीकरण का कदम सही दिशा में है? खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने दिल्ली की सभी गलियों और बस्तियों से कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने का निर्देश दिया था। अब इस आदेश पर रोक की मांग हुई, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। सवाल ये है कि क्या सभी कुत्तों को शेल्टर में बंद करना समाधान है या सरकार को पहले टीकाकरण और व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए? क्या ये आदेश जनता की सुरक्षा है या पशु अधिकारों पर चोट? आपकी राय क्या है, कमेंट करें। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने बैंकॉक से लाई गई लगभग 70 विदेशी प्रजातियों को जब्त किया। तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई जीव लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जो साइटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के तहत संरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि वे अब इन जानवरों के स्रोत और मुंबई में खरीदारों की पहचान की जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा में रखे गए कैप्टिव हाथियों की वापसी को लेकर दाखिल याचिका को पूरी तरह अस्पष्ट बताया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सभी हाथियों को उनके मालिकों को लौटाया जाए और वंतारा से सभी वन्य जीवों व पक्षियों को आजाद किया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बिना पक्षकार बनाए आरोप लगा रहे हैं और वंतारा को पार्टी बनाने के बाद ही सुनवाई होगी। अब मामला 25 अगस्त को फिर सुना जाएगा। आपके हिसाब से क्या हाथियों और अन्य जानवरों को प्राकृतिक आवास में छोड़ देना चाहिए या सुरक्षित सेंटरों में रखना ही बेहतर है? कमेंट कर बताइए। आजादी के इस पावन पर्व पर आइए संकल्प लें कि भारत को हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनाएंगे। मैं हूं प्रीतिका मल्होत्रा और आप देख रहे थे अकबर पल्स रैपिड फायर न्यूज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। जय हिंद, जय भारत।